नमस्कार। मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सीरीज जारी है और आज ज्योग्राफी में मैं गंगा नदी प्रणाली जो है उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताऊंगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पिछले क्लास में मैं कवर कर चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल में किया गया है और मैपिंग के साथ किया गया है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर देख रहा है तो प्लीज़ वो गंगा रिवर सिस्टम के जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सबसे पहले उसे समझे ताकि आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आए। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब मुझे ऐसा लगेगा कि वास्तव में मैं जो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो आपके लिए ही बना रही हूँ और मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। बस मेरा ये एक लक्ष्य है कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि जो मैं आपके लिए काम कर रही हूँ क्या वास्तव में मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़े गंगा की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट हैंड साइड से उसको देखते हैं। ठीक, पिछले क्लास में अभी भी जस्ट मैं आप लोगों को बताई कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को इसके राइट हैंड पे जो ट्रिब्यूटरीज है आकर मिलती है उसको मैं अच्छी तरह से करा दी हूँ और आज आप लोग करेंगे इसके जो लेफ्ट हैंड पे ट्रिब्यूटरीज है। ओके, देख लेते हैं। राइट हैंड पे मैं यमुना करा दी हूँ आप लोगों को, सोन, तमसा और पुनपुन। ठीक है, और इसके बाद में इसके भी ट्रिब्यूटरीज करा दी हूँ, यानी कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज तो कराई और साथ में ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी भी अच्छी तरह से कवर करा दिया गया। सोन के भी ट्रिब्यूटरी में करा दी हूँ और तमसा पुनपुन नॉट इम्पॉर्टेंट, तो मतलब ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी को भी अच्छी तरह से कवर किया गया है। आज आपको इन नदियों से परिचय होगा। रामगंगा, ठीक है, और बहुत मतलब छोटी ही नदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है इस नदी का। क्यों? क्योंकि इससे जिम कॉर्बेट पार्क का संबंध है। गोमती रिवर, ठीक है, घाघरा और गंडक, कोसी और महानंदा यात्रा पे आज निकलेंगे और चलिए एंजॉय करते हैं। एक बार रफ फिगर पहले समझ लेते हैं। ठीक, ये गंगा रिवर सबको पता है ना, पिछले क्लास में मैं बताई थी गंगा कितने बार रिपीट कर चुकी हूँ। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट? उत्तराखंड, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। ओके, ग्लेशियर कौन है? गंगोत्री ग्लेशियर है। और जहाँ से निकलती है जगह का क्या नाम है? गोमुख है। बार बार आपको रिपीट करते रहना है ताकि चीजें आपकी हो जाए। ठीक है, ये गंगा देख लो, अभी गंगा गंगा बहुत बार आप देख चुके हो शायद, मैं समझती हूँ याद भी कर लिए हो और आपको क्या करना है, रिपीटेशन अगेन एंड अगेन। ओके, ये गंगा और आकर सारी कहानी में आपको सुनाई थी कैसे मेघना से क्या करती है, मिलती है। आप स्टोरी को देखो। ठीक है, चलो एक तो आप ये गंगा के बारे में रख। आज आपको क्या पढ़ना है, लेफ्ट हैंड साइड से जो इसकी ट्रिब्यूटरी जाके मिल रही है तो एक बार मोटा मोटी उसको देख लो। जैसे कि क्या है, गोमती है। ठीक, ये देख रही गोमती, गोमती रिवर लखनऊ शहर इसी नदी के तट पे है। ठीक है, दिख रहा होगा लखनऊ। नदी जब पढ़ना है तो थोड़ा सा बस शहर को भी देख लेना है कि किस नदी के तट पर है। ठीक है, और गोमती, उसके बाद कोसी रिवर देखो, ये कोसी, ये हिमालयन रिवर है। और कोसी रिवर, उसके बाद गंडक, ये पेरेनियल है। जितने भी हिमालय रिवर होती है पेरेनियल अर्थात बारहमासी होती है। ठीक है, सतत वाहनी होती है गंडक। ठीक है, इसको करनाली रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सब कुछ मैं अभी आपको क्लियर करा दे रही हूँ, बस एक बार रफ समझ लो कि इसके लेफ्ट हैंड साइड से आकर कौन कौन नदियाँ मिल रही है। ठीक है, चलो, और कोसी, गंडक, घाघरा भी होगी कहीं, ये घाघरा रिवर है। ठीक है, सॉरी, घाघरा को करनाली रिवर बोलते हैं, गंडक बोल दी, माफ़ी चाहती हूँ। घाघरा इम्पोर्टेंट रिवर है बहुत ही ज़्यादा ये। और कहाँ गई ये रामगंगा रिवर, देखो जिम कॉर्बेट पार्क से होते हुए नदी जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब देख लो, इसकी बहुत बड़ी नदी नहीं है। ठीक है, और एक मोटा मोटी आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये रामगंगा रिवर है। ठीक है, रामगंगा रिवर यह एक छोटी नदी है, मैं बताई हूँ अभी आप लोगों को। और इसका सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से निकलती है, तो ये दूधा टोली रेंज से निकलेगी। ठीक है, दूधा
तोली रेंज से ये निकलती है। और इस जो स्टेट है मतलब ये फॉलोज थ्रू यूके, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में ही ये बहती है। और डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। जिम कॉर्बेट यूपी में भी ये नदी जाती है, ठीक है ना। ये दूधातोली रेंज से निकलती है, स्टेट उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड है इसका ओरिजिन, और डिस्ट्रिक्ट है जो गढ़वाल है। जिम कॉर्बेट नेशनल से यह बहती हुई, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी नदी जिम कॉर्बेट को पार करती है, तो यही जिम कॉर्बेट नेशनल से यह बहती हुई गंगा को फतेहगढ़ जिला, ठीक है ना, फतेहगढ़ जिला यूपी में ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो रामगंगा नदी को बस आपको इस सेंस में याद रखना है क्योंकि जिम कॉर्बेट से होकर जाती है। ये इट पासेस थ्रू 2 स्टेट्स दैट इज उत्तराखंड यूके एंड यूपी, ओके, एंड ज्वाइंस फतेहगढ़ जिला यूपी। अब आते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये सबसे पुराना पार्क है, ठीक ना, ये तो आप लोग जानते हो ना। और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936, ठीक है, 1936 में इस पार्क की स्थापना किया गया था। एज ए किस रूप में, जब ये पार्क को मतलब स्थापित किया गया था तो पहले ये हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, ठीक है ना। और टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, इंडेंजर्ड जो बंगाल टाइगर था ना उसी को संरक्षित करने के लिए जिम कॉर्बेट पार्क को बनाया गया था। एक छोटी सी कहानी इस पार्क के ऊपर मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि इसका जिम कॉर्बेट ही नाम क्यों पड़ा और क्यों नाम, जब ये दूसरी बात है कि इसका हेली नेशनल पार्क फिर क्यों नाम पड़ गया, ठीक है, क्योंकि आप वनडे की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक भावी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, इसलिए जहां भी क्यों लगेगा उसके बारे में आपको तह में जाकर सोचना होगा कि क्यों लग गया। पहले हेली नेशनल पार्क था, फिर क्यों जिम कॉर्बेट बना। तो कम से कम इतना चीज आपको जानना होगा, करना होगा और सीखना होगा, ठीक है, तब जाके जो आपकी तैयारी होगी वो मैच्योर होगी, परिपक्व होगी। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। जो जिम कॉर्बेट थे वह एक हंटर थे, आयरिश मूल के ये व्यक्ति थे, ठीक है, और हंटर थे, ऑथर थे और नेचुरलिस्ट थे। कहने का मतलब कि बहुत चीज ये थे, व्हाट ऑल द थिंग्स, ठीक है ना, इनके पास था, व्हाट एनीबॉडी नीड। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो बॉर्न हुआ था उत्तराखंड कुमायूं डिस्ट्रिक्ट या गढ़वाल रीजन के ही बीच में हुआ था, ठीक है। और वहाँ के लिए हीरो थे। कैसे हीरो थे? क्योंकि इस रीजन में मैन ईटिंग टाइगर रहता था, जो कि आदमखोर बाघ और शेर रहा करते थे, जो कि आदमियों को जीना क्या कर दिए थे, मुश्किल कर दिए थे। साथ ही ये मानवतावादी थे, मानव के अधिकारों को रक्षा करने वाले थे। तो उस समय क्या होता था कि जब भी उस एरिया में बाघ आ जाता था या लॉयन आ जाता था, लॉयनेस आ जाती थी, तो इन्हीं को मारने के लिए बुलाया जाता था, ठीक है। और ये तब तक नहीं वहां से हिलते थे जब तक कि वो मार ना दे, ठीक है। जो मैन ईटिंग टाइगर लायनेस थी उसको ये मार के ही जाते थे। एक इनके बारे में कहा जाता है कि एक जो लॉयनेस थी कम से कम 436 आदमी को खाई थी, पूरे एरिया के लिए खौफ बन चुकी थी। उसको इन्होंने 3 रात मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को रखते हुए इन्होंने मारा था। इसलिए उस क्षेत्र में ये हीरो के नाम से जाने जाते हैं, भगवान के रूप में जाने जाते हैं। वैसे ही जैसे बिरसा मुंडा अपने क्षेत्र के लिए भगवान के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 1875 में हुआ था और 1955 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जब इनकी डेथ हुई थी तो इनको भारत सरकार के तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस हेली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया गया था। और वास्तव में ऐसे भारत के वीर सपूत को जिन्होंने मानवता की रक्षा की है, वास्तव में इनके चरणों में सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। तो इसलिए क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था। तो एक छोटी सी कहानी आपको आना चाहिए। पहले क्या था? हेली नेशनल पार्क था। कैसे जिम कॉर्बेट बना, आपको सब कुछ पता हो गया। अब चलो गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी के बारे में जानते हैं। इस नदी के बारे में आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये गंगा के लेफ्ट बैंक से आकर मिलने वाली एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो होता है वो प्लेन एरिया से होता है, ठीक है। बाकी जो भी नदियां आएगी वो हिमालयन क्षेत्र से आ रही है, लेकिन ये नदी जो है गोमती नदी, जिसके तट पर लखनऊ शहर बसा हुआ है, इसका जो उद्गम होता है प्लेन एरिया से होता है, ठीक है। गोमताल,
ठीक है, गोमताल है एक पॉन्ड, झील कहते हैं उसको, ठीक है, और इसी को फुलहार झील भी बोलते हैं, और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। यही से यह नदी का ओरिजिन होता है, और यह बनारस के पास, ठीक है ना, इट मीट्स गंगा नियर वाराणसी, बनारस के पास ये गंगा में जाकर मिल जाती है। इट द मेजर ट्रिब्यूटरी इज अ साई रिवर, इसकी जो रिवर है, ठीक है ना, मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है कौन है, वो साई है। तो बस साई बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज जान लो कि कभी कभी क्या होता है कि पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि किसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, किसकी ट्रिब्यूटरी कौन है, ठीक है। तो ये कम से कम बस एक जान लेना चाहिए कि इट्स द मेजर ट्रिब्यूटरी जो साई रिवर, ठीक। अब घाघरा नदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। घाघरा नदी इंपॉर्टेंट रिवर है बहुत ही ज्यादा, और इसके बारे में थोड़ा पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, लेकिन आज पूरे डिटेल में आप जानोगे। घाघरा, इसे करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो गंगा के मैदान में घाघरा कहलाती, पूरी कहानी बता दे रही हूँ। और घाघरा का मतलब लहंगा होता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, एंटीसीडेंट है, अर्थात इस नदी का जन्म हिमालय पर्वत के उत्पत्ति के पहले से है। मैं पिछले क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास में एंटीसीडेंट रिवर के बारे में आप लोगों को बताई हूँ। और इसका जो स्रोत है ये नेपाल हिमालय में, ठीक है ना, नेपाल हिमालय में मानधाता, ठीक है, मानधाता चोटी से निकलती है, याद रखना। और एक ट्रांसबाउंडरी नदी है, ठीक है। 3-4 चीज यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है, सब कुछ मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ट्रांसबाउंडरी रिवर, ये सबसे पहले तो नेपाल के गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। घाघरा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए, और वहाँ के लिए सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है नेपाल के लिए, और इसको वहाँ पर करनाली नाम से ही जाना जाता है। जब ये नदी इंडिया में प्रवेश करती है और जब इसमें मैदानी इलाके में शारदा नदी आकर मिलती है ना, तब से ये क्या करती है, भारत में घाघरा के रूप में जानी जाती है। अब ट्रांसबाउंडरी नदी क्या होती है भाई, तो वो नदी होती है जो अपने सीमा से मतलब अपने सीमा को पार करके आती है, मतलब अपने नेशन, जो जैसे मेरा इंडिया है उसको पार करके आ रही है, या इंडिया में भी बहेगी, फिर इंडिया को पार करके बांग्लादेश को भी पार कर सकती है। तो कहने का मतलब ट्रांस के मतलब पार होता है, मतलब जो पार से आए कोई, ठीक है ना, मतलब नेशन बॉर्डर के पार से आए, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसबाउंडरी नदी बोलते हैं। जैसे ट्रांस का मतलब पार होता है, कहने का मतलब अपने नेशन से जो बाहर से आ रहा है। जैसे ट्रांस हिमालय सुने हो ना, तो ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हुआ, जो हिमालय के पार, यानी कब, जो हिमालय से परे हो, हिमालय के बाद हो, ठीक है ना। तो ये होता है। कहने के बाद एक बार फिर से समझ लो कि जो ट्रांसबाउंडरी रिवर इज ए रिवर दैट क्रॉसेस एट लीस्ट वन पॉलिटिकल बॉर्डर, आइदर ए बॉर्डर विद इन ए नेशन और इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। वो नेशन बाउंड्री भी हो सकता है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर गंगा है, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी से, अपने नेशन की बाउंड्री को पार करके कहाँ जाएगी, बांग्लादेश में जाती है। गंगा आ रही है, सॉरी एक मिनट, ये गंगा मान लेते आ रही है, ठीक है, अपने नेशन के बाउंड्री को पार कर गई, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये अपने नेशन की जब बाउंड्री को पार की, तो नेशन की बाउंड्री पार की, ठीक है। और इसकी एक चीज और बता दूं कि ट्रांसबाउंडरी रिवर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ बाहर से आएगी और अपने कंट्री को पार नहीं करेगी, यानी कि दूसरे कंट्री से आती है और अपने कंट्री को भी पार कर जाए तो ट्रांस बाउंड्री कहलाती है। मतलब दोनों शर्तें होता है, एक तो बाहर से आए या अपने कंट्री के बाउंड्री को पार कर जाए, दोनों होता है, ठीक है। तो गंगा पार कर गई तो ट्रांस बाउंड्री रिवर हुई। उसी तरह जैसे ब्रह्मपुत्र है, मानसरोवर से इसका उद्गम होता है, ठीक है, और ये तिब्बत को पार करते हुए आई, ठीक है, उसके बाद इंडिया को पार करती है, फिर बांग्लादेश को पार कर जाती है, तो ये भी तो ट्रांस बाउंड्री रिवर हुई। उसी तरह जैसे मान लेते हैं कि आप मिकोंग रिवर का नाम सुने हो, गंगा से बड़ी नदी है ये, 4350 यानी कि 4350 किलोमीटर ये दूरी को तय करती है। तो ये जैसे चाइना को पार करती है, ठीक है, अपने देश के मतलब अपने नेशन के बाउंड्री को पार की, उसके बाद फिर से जाके म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, इसको ये पार करती है, ठीक है ना। तो ये क्या हुई, बॉर्डर के बॉर्डर, यानी कि नेशन के बॉर्डर, फिर अगले नेशन, तो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को भी पार करती है, तब जाके ये मिट कर जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए कि ट्रांस बाउंड्री रिवर क्या होती है। इसमें आवश्यक रूप से एक चीज होना जरूरी है कि एटलीस्ट वन पॉलिटिकल बॉर्डर को पार करना होता है, ठीक है। तो मतलब कम से, जैसे इंडिया है, अपने एक पॉलिटिकल बॉर्डर, यानी कि इंडिया के अपने पॉलिटिकल बॉर्डर को पार करके कहाँ गई, बांग्लादेश में गई, और एक से भी ज्यादा हो सकता है। मैं समझती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलो
मैदानी क्षेत्र में इसे शारदा नदी आकर मिलती है। किसमें? घाघरा में। अभी मैं घाघरा बता रही थी, बीच में ट्रांसबोर्डरी रिवर आ गया, जो कि बताना आपके लिए जरूरी था। इसमें शारदा नदी क्या करती है? आकर मिल जाती है। ओके, और यहीं से यह घाघरा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, पहले ये घाघरा के रूप में नहीं जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? कर्णाली के रूप में जानी जाती है। और घाघरा रिवर कहाँ के लिए फेमस है? नेपाल की गंगा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि वहाँ के लिए सबसे लंबी नदी है, वहाँ के लिए सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी किसे कहते हैं, बड़ी नदी किसे कहते हैं, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताई थी। ठीक है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। तथा अयोध्या तथा फैजाबाद शहर को पार करते हुए यह नदी बलिया शहर, बलिया कहाँ है? यूपी में है। बलिया शहर अब मतलब अयोध्या, ठीक है, तथा फैजाबाद शहर को पार करते हुए यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अयोध्या तथा फैजाबाद शहर इसी रिवर के तट पे पाए जाएंगे। छपरा में गंगा से मिल जाती है, यानी कि छपरा बिहार में है, और ये कहाँ मिलेगी? गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसका उद्गम नेपाल, ठीक है, और मैदानी एरिया में जब आती है और सरदा नदी जब इसमें आके मिल जाती है, तब से ये घाघरा बन जाती है। घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। सरदा नदी को काली नदी, ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, यही सरदा नदी को, ठीक है ना, कितनी बार आप जानते हो सरदा नदी, इसी को काली नदी, ठीक है, काली नदी, महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी काली नदी, महाकाली नदी आएगा तो आप समझ लेना कि सरदा नदी की बात हो रही है। इसका स्रोत या सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है उत्तराखंड तिब्बत बॉर्डर। ओके, उत्तराखंड और तिब्बत बॉर्डर से इसका सोर्स है, वहीं से निकलती है। और घाघरा, ठीक है, अब सरदा का आप ट्रिब्यूटरी पढ़ लिए, अब थोड़ा घाघरा के ट्रिब्यूटरी के बारे में जान लो। तो एक तो सरदा ही है, क्यों? क्योंकि सरदा जब मिलती है तभी तो ये घाघरा कहलाती है। तो ये एक तो सरदा है, ठीक है, वही सरदा के भी आप जान गए। सरदा के कौन कौन है बता दो, अभी जस्ट बताई हूँ, काली नदी और महाकाली नदी। ओके, और फिर जाके एक पश्चिमी राप्ती है, इसकी पश्चिमी राप्ती बात कर रही हूँ, पूर्वी राप्ती नहीं, पूर्वी राप्ती गंडक की है, ठीक है। पश्चिमी राप्ती इसकी क्या है? वेस्ट राप्ती जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो दो ट्रिब्यूटरी कम से कम इसके आपको आनी चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। राप्ती राप्ती आएगी ना तो राप्ती दो है, एक तो वेस्ट राप्ती है, एक ईस्ट राप्ती है। तो वेस्ट राप्ती जो है वो घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, और जो ईस्ट राप्ती हो गंडक की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। चलो, घाघरा नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल में इसे कर्णाली नदी के रूप में जाना जाता है, और नेपाल की गंगा भी है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दी, नोट करके याद रखना कि जब भी कर्णाली की बात होगी तो आप समझ जाना कि घाघरा की बात हो रही है। क्लियर? अब आते हैं, यह गंगा की सबसे बड़ी, मैं पिछले क्लास में भी बताई थी कि गंगा की सबसे बड़ी कैसे है। तो गंगा में सबसे ज्यादा क्या करती है? वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो नदियां वाटर डिस्चार्ज के आधार पर बड़ी होती है, ठीक है, और डिस्टेंस कवरिंग के आधार पर लंबी। तो सबसे बड़ी तथा द्वितीय लंबी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे प्रथम सहायक नदी को फर्स्ट में किसका स्थान? यमुना बताई थी ना, सहायक नदी है। इट इज द लार्जेस्ट सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। इसको बार बार आप लोग कीजिएगा, नहीं तो फिर लंबाई में और बड़ी में और लंबी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। बहुत ही डिटेल में करा रही हूँ, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि प्रैक्टिस करो। घाघरा रिवर का लेंथ क्या है? एक मतलब रफ आपको समझा दी कैसे कि गंगा से यमुना से लंबी है, तो 1080 किलोमीटर है। ये जानना जरूरी नहीं है आपको, बस इतना जान लो कि ये यमुना से लंबी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यमुना की सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो कौन है? यमुना की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सॉरी गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है, और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है? घाघरा है, इसलिए मैं आपको बता दी। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? तो ये घाघरा है, इसलिए बताना जरूरी था। और यमुना का जो लेंथ है ये तो आप लोगों को पता है। यमुना का क्या है? तो यमुना की यही है 100370 किलोमीटर, ठीक है। इस पुराणों में जो इस नदी को क्या बोला जाता है? सरयू नदी, इसी को सरयू नदी बोला जाता है, ठीक है ना, और के रूप में जाना। ऐसे पढ़े हो ना कि सरयू के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सरयू नदी कौन है? यही घाघरा नदी है। तो अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन इट्स राइट बैंक। ओके, राइट बैंक याद नहीं रहे कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो पता जरूर होना चाहिए कि अयोध्या जो है भगवान रामचंद्र जिस जगह से संबंध है, किस नदी के तट पे है? तो सरयू। और सरयू मीन्स किसकी भाई? तो घाघरा, ठीक है ना। तो कहीं घाघरा भी देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आप अच्छी तरह से जान गए कि सरयू पुराना नाम है किसका? घाघरा का, ठीक है। चलो, अब आती हूँ गंडक। ये भी बहुत फेमस रिवर है गंडक।
गंडक नदी, यह नदी भी ट्रांसबाउंड्री है। ट्रांसबाउंड्री आप समझ गए हो ना, यानी कि एक पॉलिटिकल नेशन को ये क्रॉस करके आएगी, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, नदी है। और इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है नेपाल हिमालय में धौलागिरी, ठीक है, तथा एवरेस्ट की चोटी के मध्य में ये नुबाइन हिमनद, ठीक है, नुबाइन हिमनद याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, बस इतना याद रखना कि धौलागिरी तथा एवरेस्ट के चोटी के मध्य से क्या होती है, ये निकलती है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात, यह नदी विसर्ग बनाने के लिए जानी जाती है। मिंडर्स बताई थी जब गंगा नदी बता रही थी कि मिंडर्स कैसा होता है, ठीक है ना, ऐसे 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 नदियाँ चलेगी, फिर थोड़ा सा यहाँ ऐसे मलबा ऐसे कुछ लेकर, मतलब इतना ना सिल्ट हो जाता है इसके साथ साथ कि तेजी से आगे नहीं बढ़ पाती है, तो इसलिए घुमावदार होकर ये नदियाँ मैदानी एरिया में फ्लो करने लगती है, ठीक है। तो ये मिंडर्स बनाने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन मान लेते हैं कि पीसीएस में प्राय ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 4 नदी दे देगा, गंडक दे देगा, गंगा दे देगा, यमुना दे देगा, ठीक है, और घाघरा दे देगा, कौन नदी मिंडर्स के रूप में जानी जाती है, तो यही जानी जाएगी गंडक। वहाँ ऑप्शन में गंडक मार के आप आना। मिंडर्स हालांकि गंगा भी बनाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये मिंडर्स बनाते हुए यूपी बिहार, ठीक है ना, यूपी बिहार के बॉर्डर के साथ 40 से 45 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको देगा 35 से 40 किलोमीटर, तो एक रफ आप याद रखना 40 से 45 किलोमीटर बहती है, तथा बिहार के चंपारण जिला में, ठीक है ना, बिहार के चंपारण जिला में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने का चंपारण वगैरह सबको कोई मतलब नहीं है, बस मैं थोड़ा सा डिटेल में जानने के लिए बस इतना जानना कि ये धौलागिरी हिमालय के बीच से निकलेगी और उसके बाद ये बॉर्डर पे बहेगी। किसके भाई बॉर्डर पे, यूपी बिहार बॉर्डर पे 40-45 किलोमीटर तक बहेगी, उसके बाद बिहार में एंटर कर जाएगी। चंपारण नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं है। और तथा पटना शहर के नज़दीक सोनपुर में जाकर, सोनपुर के पास में गंगा में मिल जाती है। बस एक सोनपुर याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, में मिल जाती है। तो मैं समझती हूँ गंडक नदी के बारे में आप समझे और थोड़ा सा और जानो इसके बारे में। गंडक की मुख्य सहायक नदी कौन है, क्योंकि सहायक के सहायक आपको आना चाहिए, यूपीएससी के लिए बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रिब्यूटरी से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए जब आप पढ़ रहे हो तो फिर अभी पढ़ लो और बढ़िया से पढ़ लो। तो गंडक की मुख्य सहायक नदी कौन है, इट्स द मेजर ट्रिब्यूटरी है त्रिशूली, ठीक है ना, त्रिशूली और पूर्वी राप्ती। पश्चिमी राप्ती किसकी है अभी बताओ, मैं जस्ट बताई हूँ, ठीक है, ये आपके काम है रिवाइज करना। ईस्ट राप्ती, ठीक है, इस त्रिशूली है किसकी, गंडक की मुख्य सहायक नदी है त्रिशूली, और एक है ईस्ट राप्ती, पूर्वी राप्ती। इस नदी को क्या, इस नदी को नारायणी, ठीक है ना, नारायणी नदी के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल में तो इसे नारायणी ही बोलते हैं, ठीक है ना, और इंडिया में भी मतलब मान लो कि बहुत लोग इस नदी को नारायणी कहते हैं विलेज साइड में। और जैसे कि थोड़ा सा ओल्ड एज नियर अबाउट उनका 80 एंड मोर देन 80 एज होता है, तो इस नदी के बारे में मैं पूछी हूँ, तो वो लोग गंडक नदी को नारायणी ही नदी के रूप में जानते हैं। आप इतना बस जान लो कि इस नदी को नेपाल में नारायणी नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसके मेजर ट्रिब्यूटरी में त्रिशूली है और एक पूर्वी राप्ती है। पश्चिमी राप्ती आप बताओगे मुझे, कमेंट में डालना जरूर कि किसकी है, ठीक है, तब मैं समझूंगी कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और कोसी नदी के बारे में जानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। कोसी नदी में पढ़ा रही हूँ आपको, ये सभी आप किसका पढ़ रहे हो, गंगा का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हो, और क्रम भी लगभग यही है, ठीक है, गुड। कोसी नदी यह एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। पूर्ववर्ती नदी पता है ना क्या होता है, कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार जान लो, हिमालय के उत्पत्ति के पहले, ठीक है, नदी है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इट इज द सोरो ऑफ बिहार। अरुणा इसकी मुख्य धारा है। तो ऐसे कभी पूछ दे कि अरुणा किसकी सहायक नदी है, तो इसी की है, जो एवरेस्ट चोटी के उत्तरी ढाल से निकलती है, ठीक है, एवरेस्ट चोटी के उत्तरी ढाल से निकलती है। यह भी ट्रांस बाउंड्री नदी है, ठीक है, बॉर्डर के पार से आ रही है, ठीक है। ट्रांस का मतलब पार, बाउंड्री यानी कि बाउंड्री पार करके आ रही है। किसके बाउंड्री भाई, इंडिया के बाउंड्री, ठीक है, या अन्य देशों के भी बाउंड्री नदी पार कर जाए तो उसी को ट्रांस बाउंड्री रिवर बोलेंगे, मैं बता चुकी हूँ। यह भी ट्रांस बाउंड्री नदी है, ठीक है। और तिब्बत नेपाल भारत कितने कंट्री से होकर जाती है ये तो देख लो, कभी पूछा जा सकता है आपसे, कम से कम आप हर तरह से तैयार रहो। तिब्बत, नेपाल और भारत, ठीक है। और स्रोत क्या है, इसका सोर्स क्या है, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर ही है।
इसे सप्तकोशी के रूप में भी जाना जाता है। सप्तकोशी क्योंकि ये जो कोसी नदी है ना, इसके ऊपर मतलब इंडिया के बॉर्डर के ऊपर इसमें 7 नदियाँ आकर, ये नेपाल साइड में 7 नदियाँ आकर इसमें सब मिल जाती है, ठीक है ना। इसे सप्तकोशी के रूप में भी जाना जाता है। बिहार में कुर्सिला, ठीक है, कुर्सिला एक जगह है जो कि कटिहार जिला में है, कि नज़दीक ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। बिहार में कटिहार याद रखना, बस कुर्सिला याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। बिहार में कटिहार के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अब इसके बारे में जानो। कोसी नदी के जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी कोसी नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो है कमला, ठीक है, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक, जो कि बचपन से आप जानते हो, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करना है बचपन के भी पढ़ाई को, ठीक है। कोसी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है? कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा कोसी नदी के बारे में आप लोगों को मैं चाहूंगी कुछ और बताऊं। देखो, मैं आपको बताई कि यह सौरव ऑफ बिहार के रूप में जानी जाती है, तो सौरव बिहार के रूप में क्या जानना आपको इतना ही मतलब है, क्योंकि आप तो एक भावी सिविल सर्वेंट हो, तो क्या बस आपको तथ्यों को सिर्फ रटना है कि कोसी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है, बस ये तो फैक्चुअल हुआ। क्यों जानी जाती है, आपको क्यों से मतलब है, ठीक ना, क्योंकि जब तक आप क्यों को नहीं पकड़ोगे तब तक मेंस कैसे लिखोगे, और आपको क्यों को पकड़ने को सीखना है। तो सबसे पहले क्या करती है ये नदी कि करीब करीब 21,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड को क्या कर देती है, एग्रीकल्चर लैंड को अपने बाढ़ से अफेक्ट कर देती है। नदी प्रति वर्ष मतलब लगभग कह सकते हो यूजुअली बाढ़ को लाती है, और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जो कोसी रिवर है। अभी मैप में आपको सब कुछ मैं दिखा दे रही हूँ। जैसे मान लेते हैं उदाहरण का एक रफ यहाँ समझ लो, ये कोसी नदी है, ठीक है, यहाँ आ रही है, अभी इस एरिया में ये फ्लो कर रही है, लेकिन अगले साल इस एरिया को भी तबाह कर देती है। तो करीब करीब 21,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को प्रति साल बर्बाद करती है, साथ ही में व्यापक स्तर पे जान माल को भी ये खत्म करती है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि कोई साल भर इतने परिश्रम से अर्न करता है, अपने मकान को बनाता है, लेकिन ये नदी क्या करती है, एबॉलिश कर देती है, ठीक है ना, अपने बर्बादी का इस तरह से कहर ये उधर उस एरिया में सॉरी बरसाती है कि वो पूरा एरिया एक तरह से गरीबी का पर्याय बन चुका है। बिहार के जो उत्तरी साइड है इस नदी के मार को हर साल झेलता है। साथ ही जब ये नदी जाती है, मतलब जब इसका बाढ़ खत्म होता है, तो मलेरिया जैसे प्रकोप उत्पन्न होता है, हर घर में मलेरिया पेशेंट पाए जाते हैं। तो जान माल मतलब इसके साथ साथ जो भी छोटे मोटे स्तर के, जैसे कोई मुर्गी पालन, मत्स्य पालन कर रहा है, सब कुछ को ये चौपट कर देती है। साथ ही में सबसे बड़ी तो बात ये होता है कि इस एरिया में कोई निवेश नहीं करना चाहता। कौन निवेश करेगा? बाढ़ में बहाने और तहाने के लिए कोई तो निवेश नहीं करेगा। तो इन सारी वजहों से इसको क्या कहा जाता है, सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। तो आपको जब भी कुछ जानना है, ठीक है ना, तो क्यों जाना जाता है, क्यों जिम कॉर्बेट नाम पड़ा, इन तथ्यों में आपको घुसना होगा, तब जाकर आप मेंस अच्छी तरह से लिखोगे। और जब भी आपको पढ़ाई करना है मेंस अप्रोच करना है। ओके, चलो अब देखो महानंदा नदी के बारे में जान लो। ये नदी जो है ये लेफ्ट बैंक गंगा की और लेफ्ट बैंक आकर पूर्वी साइड में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी होगी, ठीक है। यह भी ट्रांसबाउंडरी नदी है, क्योंकि ये नदी दार्जिलिंग हिल से तो निकलेगी, इंडिया में ही उद्गम होगा इसका, और लेकिन जाकर ये क्या कर जाती है, बांग्लादेश में मिलती है। यानी कि अपने देश का जो पॉलिटिकल बॉर्डर है, मैं बताई हूँ एटलीस्ट वन पॉलिटिकल बॉर्डर को क्रॉस करना होगा, तो इंडिया के बॉर्डर को ये क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाती है, और ये जाकर बांग्लादेश में मिलती है। उद्गम इसका ओरिजिन दार्जिलिंग हिल्स होता है, ठीक है। ये हिमालय का ही एक हिस्सा है। दार्जिलिंग हिल्स पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल में ही इसका ओरिजिन है, और जो दार्जिलिंग रेंज है ये हिमालय का पार्ट है। ओके, यह पश्चिम बंगाल और बिहार से बहती है, आपको पता ही है। इट फॉलोज थ्रू वेस्ट बंगाल एंड बिहार, तथा अंत में बांग्लादेश में क्या करती है, लास्ट में क्या करते हैं, इंटर्स इन बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है। तो इसका जो टोटल लेंथ है, इसका टोटल लेंथ आपको मैं बता दे रही हूँ 360 किलोमीटर है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कवर करेगी अपने डिस्टेंस को, नियर अबाउट 324 किलोमीटर इंडिया में, और ओनली 36 किलोमीटर बांग्लादेश में। ओके,
और नोट करके मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए लिखी हूँ। मुझे जहाँ भी लगता है उसको नोट बना देती हूँ, ताकि आप कम से कम उसको याद रखना, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नोट का मतलब यही है, ये गंगा के बाएं तट, ठीक है ना, गंगा के अभी क्योंकि लेफ्ट बैंक आप पढ़ रहे हो, तट से आकर मिलने वाली जो है, आकर अंतिम नदी है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना, और है ये फ्रॉम द हिमालयाज, राइजिंग फ्रॉम हिमालयाज। तो ईस्टर्न मोस्ट माने पूर्वी साइड, अब गंगा के पूर्वी तट से आकर ये मिलने वाली लेफ्ट बैंक पर अंतिम नदी होगी। इतना महानंदा के बारे में कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम फिगर देखकर समझ लेते हैं, लेफ्ट बैंक पढ़ रहे हैं तो आपको रामगंगा में दिखा चुकी हूँ ना। रामगंगा कहाँ से, किस किस राज्यों से, उत्तराखंड, आपको पता है। रामगंगा देख लो, रामगंगा, ठीक है। ये पहले ट्रिब्यूटरी पड़ेगी गंगा के लेफ्ट बैंक पे, ठीक है। मतलब कभी ऐसे सजाने के लिए आ जाए कि लास्ट पूरब साइड में और पश्चिम साइड में कौन कौन है, एक ऑप्शन में देगा रामगंगा और एक में दे देगा महानंदा, तो वही करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पढ़ाई करना है कि बिल्कुल ही ऑपरेट करके सब कुछ आना चाहिए। इस अंदाज में अगर पढ़ोगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने से क्वेश्चन भी फॉर्मेट करना है। उसके बाद शारदा, शारदा किसकी है, अभी अभी मैं जस्ट बताई हूँ, आप बताओ शारदा किसकी है। घाघरा की है ना, क्योंकि यहीं से तो घाघरा का नदी देखो क्लियर दिख रहा है। ये शारदा रिवर जो है, शारदा रिवर आकर किस में मिल रही है, घाघरा में मिल रही है, यानी कि घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। एक राप्ती भी है ना, राप्ती, वेस्ट राप्ती किसकी है, ये भी घाघरा की है। यहाँ पर सिर्फ राप्ती लिखा है, लेकिन वेस्ट राप्ती घाघरा की है और ईस्ट राप्ती गंडक की है, जो कि मैं आपको डिटेल में करा चुकी हूँ। और ये देखो गोमती नदी में बताई थी ना, गोमती नदी फुलहर लेक झील से निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, और कहाँ मिल रही है, बनारस के पास, यहाँ दिख रहा होगा वाराणसी के पास। मैपिंग करोगे, मैं बार बार बता रही हूँ, रिवर सिस्टम आप पढ़ो तो जरूर मैपिंग करो। मेरी क्लास अटेंड करने के बाद या किसी के भी क्लास अटेंड करने के बाद आपको मैपिंग करना पड़ेगा, अगर नदियों पे कमांड करना चाहते हो तो, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोली थी, ये देखो घाघरा रिवर है, ठीक है, घाघरा रिवर, ठीक है। कहाँ बताई थी कि कहाँ जाके मिल जाती है, आप बताओ। काम तो आपका भी कुछ है ना, आप कमेंट में लिखे हुए। चलो कुछ कुछ मैं आपको भी टास्क दे रही हूँ। ये गंडक, ये गंडक रिवर है, इसको मैं बता दे रही हूँ। ये पटना के जगह में सोनपुर है, वहां पर जाके मिल जाएगी, मिल रही है, दिख रहा है थोड़ा सा पटना के आगे, ठीक है। और देख लो कमला, कमला किसकी बताई थी बताओ, कोसी की सब है सहायक। बागमती, ये कोसी रिवर दिख रही होगी, कोसी कहाँ गई, कोसी, ये कोसी है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल, ये सॉरी ये कोसी है थोड़ा सा, ये देख लो कोसी। अब देखो कोसी में क्या क्या मिल रही है, कमला, ये कमला दिख रही होगी, और बागमती, ठीक है। एक बूढ़ी गंडक भी है, शायद फिगर में मुझे नहीं दिख रहा है अभी, आप अन्य मैप में भी देख लेना, ठीक है। चलो ये महानंदा है, दार्जिलिंग हिल्स, ओके, महानंदा रिवर, दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल इंटर करेगी। अब बिहार के कटिहार रीजन में, भागलपुर कटिहार रीजन में ये बहती है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश में ये नदी इंटर कर जाती है, ठीक, महानंदा नदी। तो ये समझ में, एक और फिगर देख लो थोड़ा महानंदा के बारे में, हो सकता है कि ये महानंदा है क्लियर। ये महानंदा नदी दार्जिलिंग हिल से आएगी, पूर्णिया बिहार, कटिहार इधर ही पड़ता है, देखो इसी एरिया में ये फ्लो करती है कटिहार, ये महानंदा है। फिर इधर से ये होकर निकल जाती है बाहर से, और ये बांग्लादेश में जाती है, और 36 किलोमीटर फ्लो करके वहीं पर गंगा में ये क्या करती है, नदी मिल जाती है, ठीक है। इसमें भी आप समझ सकते हैं कुछ, बागमती क्लियर दे रहा है, और मैपिंग देख लो, ये बागमती, ठीक है, और गंडक, घाघरा, सब कुछ देखना और करना भी, घाघरा, ठीक है, कोशी, सौरभ बिहार, इसकी कथा को भी आपको सुनाना होगा और लिखना होगा, जानना होगा, ठीक है। और उसके बाद पूरे इस रीजन को तबाह करती है, सहरसा पूर्णिया सब बाढ़ लाती है, सुपौल, मतलब बिल्कुल ही फ्लडेड कर देती है। और सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, और महानंदा रिवर, ये देखो, ये महानंदा है। इसको जानना इसलिए जरूरी है
क्योंकि गंगा के पूर्वी साइड से आकर लेफ्ट बैंक पे अंतिम रिवर होगी, ठीक है। और ये आ रही है महानंदा रिवर, ठीक है, महानंदा रिवर ये है, ठीक है। और कटिहार रीजन ये सब जाएगी कटिहार की तरफ बिहार में भी, फिर ये वेस्ट बंगाल में फिर इन करेगी और वहाँ से फिर चली जाती है बांग्लादेश में, ठीक है। तो यानी कि बांग्लादेश में गंगा से जाकर मिलती है, इतना आपको जानना था। तो आज मैं गंगा नदी के जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपको कवर कर दी हूँ, और आज गंगा नदी जो प्रणाली है, गंगा रिवर सिस्टम खत्म होता है। आप इसे बार बार प्रैक्टिस करना। और अंत में आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो। हैव यू नाइस डे।